अब हम लेते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पोषण। घास खाने वाले जंतु होते हैं जैसे गाय, घरों में हम देखते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा। आसपास हम खरगोश को भी देखते हैं। हमने किताबों में पढ़ा है हिरण में घास खाता है। तो ये कुछ घास खाने वाले जीव हैं, जंतु हैं। इनमें पाचन कैसे होता है? घास या सूखा चारा, उसमें सेल्यूलोज होता है। एक नाम आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ये सेल्यूलोज हरे चारे में भी होता है, ये सूखी घास में भी होता है और कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं लेकिन उसमें मंड होता है, तो मंड भी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है और सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। तो ये जो जीव होते हैं, इन घास खाने वाले जीवों को हम रूमिनेंट कहते हैं। घास खाने वाले जंतु जो जुगाली करते हैं, भोजन करने के बाद भी लंबे समय तक मुंह को चलाते रहते हैं और भोजन को पीसते रहते हैं, मुंह से कुछ जगून से भी निकलते रहते हैं और ये लंबे टाइम तक इस तरह भोजन को चबाते हैं बैठे। तो इसको कहते हैं जुगाली करना। तो ये जंतु जुगाली करते हैं, घास खाते हैं। इन जंतुओं को इन्हें हम रूमिनेंट या तो रूमिनेंट या रोमंथी कहते हैं। गाय एक रोमंथी जीव है। ये जंतु पहले घास को या सूखे चारे को जल्दी निगल लेते हैं, पेट में भर लेते हैं तथा आमाशय के एक भाग रूमेन में एकत्र कर लेते हैं। रूमेन आमाशय का प्रथम भाग है, उसमें इस भोजन को जल्दी ले लिया जाता है, एकत्र कर लिया जाता है। इन जंतुओं का आमाशय 4 भागों में बटा होता है। आमाशय यानी पेट। इनका जो पेट होता है या आमाशय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। जो पहला भाग अभी बताया ये होता है रूमेन होता है। यहाँ पर भोजन एकत्र हो जाता है और प्रथम भाग रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन का मतलब होता है कुछ पाचन हुआ, कुछ भोजन का पाचन नहीं हुआ, यानी आंशिक पाचन यहाँ पर होता है। इस आंशिक पचे भोजन को जुगाल या कड कहते हैं। जो आमाशय के प्रथम भाग में रूमेन में जो भोजन एकत्र हो गया और जिसका आंशिक पाचन हो गया है, उस आंशिक पचे भोजन को जुगाल या कड कहते हैं। बाद में ये जंतु इस जुगाल को छोटे पिंडकों के रूप में मुंह में लाते हैं। इनमें इस तरह की विशेषता होती है इन जीवों में, इन जंतुओं में, कि उस जुगाल को पेट में से वापस मुंह में ले आते हैं थोड़े करके और उसको धीरे दांतों से बारीक पीसते हैं, बारीक चबाते हैं। तो पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और इसको धीरे चबाते हैं, जिसे जुगाली करना कहते हैं। यानी धीरे जुगाली करते रहते हैं, यानी जुगाली करना इनकी विशेषता है। और इन जंतुओं की आहार नाल के एक भाग अन्ननाल में जीवाणु पाए जाते हैं। आहार नाल का एक भाग है अन्ननाल। उस अन्ननाल में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जीवाणु। ये जीवाणु इनके द्वारा खाई गई घास के सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। यानी जो सेल्यूलोज खाते हैं, सेल्यूलोज उसका पाचन कहाँ होता है? अन्ननाल में। आमाशय आहार नाल का एक भाग है अन्ननाल, और अन्ननाल में ये उसका पाचन करते हैं अन्ननाल। और अन्ननाल में होते हैं जीवाणु, और जीवाणु घास में पाए जाने वाले
सेलुलोज का पाचन कर देते हैं और इस प्रकार से वो भोजन का पाचन हो जाता है, फिर अवशोषण हो जाता है उसका, और इस तरह से इन जुगाली करने वाले अर्थात रोमंथ जीवों में पोषण प्रक्रिया चलती रहती है। अब बात आती है अन्ननाल की बात आई है, तो अन्ननाल कहाँ से होती है? हमने आहारनाल के बारे में पढ़ा है, मुख से शुरू होती है, गले में ग्रासनाल होती है, ये ग्रास नली कहते हैं, फिर जिसमें भोजन एकत्र होता है पेट जिसको बोलते हैं वो आमाशय है, उसके नीचे अगला भाग होता है छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत कहते हैं, फिर होता है बड़ी आंत जिसको बृहदांत्र कहते हैं। तो यहां से देखेंगे अन्ननाल आहार नाल के किस भाग में पाई जाती है? तो अन्ननाल यानी घास या सूखा चारा खाने वाले जीवों जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, खरगोश आदि जंतुओं में क्षुद्रांत या छोटी आंत व बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा रचना पाई जाती है जिसे अन्ननाल कहते हैं। यानी छोटी आंत और बड़ी आंत उनके बीच में एक अलग से थैली जैसी रचना होती है जिसको अन्ननाल कहते हैं, और इसमें इस अन्ननाल में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु सेलुलोज का पाचन कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें मानव पर, तो मानव में सेलुलोज का पाचन होता है या नहीं होता? क्या मानव भी घास खा सकता है या इस तरह सूखा चारा खाकर के अपना काम चला सकता है? नहीं, क्योंकि मानव की आहार नाल में अन्ननाल एक अवशेषी अंग है जो पहले काम करता था, अब ठीक से काम ये नहीं करता, एक अवशेष के रूप में यह अंग रह गया है जहां सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। यानी मानव में ये अन्ननाल तो होती है लेकिन अवशेष के रूप में। दूसरी बात, इसमें जो सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, अतः मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। अब लेते हैं अमीबा में संभरण एवं पाचन। संभरण का मतलब होता है कि भोजन कैसे अंदर प्रवेश करता है, कैसे उसका पाचन होता है अमीबा में, अमीबा क्या है, कैसी आकृति का होता है, कहाँ रहता है। तो सबसे पहले लेते हैं अमीबा एक कोशिकीय जलीय जीव है। यानी एक कोशिका होती है जो हमें आंखों से दिखता नहीं है, ये जल में अगर है भी तो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा। एक कोशिकीय जलीय जीव है, यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र में से इसको देखा जा सकता है, जलीय जीव है। और इसकी बाह्य या बाहरी सतह की आकृति तो एक कोशिकीय इसकी बाहरी सतह की आकृति बदलती रहती है। बाहरी सतह पर जो भार बनते रहते हैं, बनते या बिगड़ते रहते हैं, उन्हें पूतपाद कहते हैं। पूतपाद कहते हैं। पूत यानी झूठे, पाद यानी पैर, यानी इसमें कोई पैर वैर नहीं होते, क्योंकि एक कोशिका होती है अपने आप में, इसमें पैर कहां से आएंगे। पैर भी अंग होता है और उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होनी चाहिए।
तो इसको कूटपाद कह देते हैं। और जैसे एक चित्र के रूप में भी इसको देखते हैं, चित्र के बनाते भी देखते हैं इसका इस तरह से, इस तरह से। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कोई भोजन का कण आ गया इस तरह से, ये इसका केंद्रक है, ये इसमें अंग है बहुत सारे, ये अमीबा का चित्र है, ये इसकी आकृति बदलती रहती है। और ये मान लीजिए कोई भोजन का कण है इस तरह का, ये भोजन का कोई कण इसके पास आ गया, तो कूटपाद होते ही क्या करते हैं, ये भोजन कणों को घेर लेते हैं। तो आगे लेते हैं, जब जल में तैरता हुआ कोई भोजन का कण इसके पास आता है तो इसके कूटपाद आगे बढ़कर भोजन के कण को घेर लेते हैं। जैसे किसी को घेरता हुआ दिखा दिया, घेर लेते हैं तथा एक खाद्य धानी का निर्माण कर लेते हैं। खाद्य धानी का निर्माण कैसे करते हैं, जैसे इस तरह का अमीबा है, यहां इसको खाद्य धानी का निर्माण करके दिखा रहे हैं। देखो इसकी आकृति ऐसे, ये बन गई खाद्य धानी। इसको हम कह सकते हैं खाद्य धानी, यानी ये अमीबा है, इसने कूटपाद को आगे बढ़ाया, भोजन को घेरा और दोनों कूटपाद आपस में मिल जाते हैं और इस तरह की खाद्य धानी, इस तरह की एक खाद्य धानी का निर्माण कर लेते हैं। और खाद्य धानी में उपस्थित भोजन पर पाचक रस क्रिया करते हैं तथा भोजन को पचाते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। और पचे भोजन का पचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है तथा अपाचित भोजन शरीर से विसरण विधि द्वारा बाहर कर दिया जाता है।
यानी अपाचित भोजन होता है वो विसरण विधि। विसरण विधि का मतलब कोई पदार्थ अधिक सांद्रता से और कम सांद्रता की ओर चले, जिधर अधिकता हो उधर से कोई भी पदार्थ चल करके और कमी की ओर जाता है स्वतः ही गति करता हुआ, उसको विसरण कह देते हैं। तो विसरण विधि द्वारा अपाचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जल में त्याग दिया जाता है, और पचित भोजन होता है वो अवशोषित कर दिया जाता है और काम में नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से ये था अमीबा, इसके नीचे लिख देते हैं अमीबा। अमीबा का चित्र ये, इसकी आकृति बदलती रहती है। इस तरह खाद्य धानी बन जाती है इसमें, और खाद्य धानी में भोजन बंद हो जाता है, वही इसका पाचन हो जाता है और फिर भोजन शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसका शरीर एक कोशिका का बना होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है हमारे पीने वाले जल में भी ये अमीबा आ जाते हैं, और गलती से हम उस जल को पी लें, चूंकि हमें दिखाई नहीं देता है, तो हमारे शरीर में पेचिश रोग हो जाता है, यानी दस्तों की बीमारी हो जाती है। उचित दवा लेकर के फिर इसका उपचार करना पड़ता है।